कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में बीते 9 अगस्त को ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ पहले दुष्कर्म और फिर उसके बाद हत्या। 18 घंटे बाद उसकी प्राथमिकी होती है और अब इस केस को सीबीआई देख रही है। मामले में कई लोगों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी हो चुका है। पहले छात्र आंदोलन करते हैं, फिर राजनीतिक पार्टियों की इसमें एंट्री हो जाती है। बुधवार को भाजपा ने प्रदर्शन किया तो गुरुवार को आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक सोशल मीडिया पर ट्वीट आता है और उन्होंने ये कहा कि बस अब बहुत हुआ। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ये कहती हुई दिख रही है कि पीएम मोदी अगर बंगाल जला तो बिहार, असम समेत कई राज्य और दिल्ली भी जलेगा। इस बयान के क्या मायने हैं, बंगाल में क्या कुछ होगा, इस सब मुद्दों पर मैं यानी दिलीप मिश्रा बात करूंगा पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल सर से। सर, आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, कोलकाता में महिला चिकित्सक की हत्या के करीब 20 दिन बीत गए हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या कुछ कारण है सर इसके पीछे? मुझे लग रहा है कि जब तक महिला सुरक्षा के मामले क्या होगी राजनीतिक दलों को, कि राजनीतिक दल चुन चुन के जब इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं, ये एक बड़ी इस पूरे मामले को एक दूसरे रूप देने का प्रयास होता है। हमें लग रहा है कि देखिए, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, शुरुआती दौर में इसमें राज्य सरकार की लापरवाही भी नजर आती है हम लोगों को। वो तमाम लापरवाही नजर आई, लेकिन त्वरित तौर पे कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले को जो है कि सीबीआई को जांच में दिया। लेकिन सीबीआई भी की गति भी जो जिस तरह से धीमी गति है, वो काफी चिंताजनक है। जिस मामले को पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया हो, इतनी कठोर तीखी टिप्पणियां की हो, अगर उस मामले में भी 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ ठोस नतीजे पे अगर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, तो ये हमारे जांच एजेंसियों और भारत में किस प्रकार से जांच एजेंसियां धीमी गति में जांच करती हैं, वो उसको भी प्रदर्शित करता है दिलीप जी, कि ये और अगर सोचिए कि ये एक हाई प्रोफाइल मामला बना हुआ है। अगर दूसरे सामान्य मामलों में क्या ही स्थिति रहती है यहाँ पे, तो हाई प्रोफाइल मामले में अगर इतनी धीमी गति है, तो दूसरे मामलों में पीड़िताओं को न्याय कहाँ से मिलेगा? मुझे लग रहा है कानून को कठोर बनाने वाली स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो जब 2013 में निर्भया का मामला सामने में आया था, तभी कानून काफी कठोर बन गया था। लेकिन कानून का क्रियान्वयन और उसकी धीमी गति, वो कहीं न कहीं जो महिला अपराध करने वाले लोग हैं, उनको वो सबक नहीं दे पाता। जो हमारे न्याय व्यवस्था की जो होनी चाहिए कि त्वरित तौर पे जांच भी हो, उसके बाद फिर अभी जांच ही नहीं हुई है तो फिर उसमें त्वरित तौर पे जो है कि सजा कैसे मिलेगी लोगों को? तो ये इस पूरे प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग देखें कि भारत में महिला सुरक्षा से मामलों के ऊपर दिलीप जी जो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाते हुए रहे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की गति भी बड़ी धीमी है। बैलगाड़ी से धीमी गति में उसमें भी सुनवाई चलती है, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा है, जजों की संख्या काफी कम है। तो हमारा जांच का मामला, जजेस के संख्या का मामला, और फिर इन मामलों को लेकर गंभीरता ना बरतने की जो स्थितियां बनती हैं, वो कहीं कहीं हमें लग रहा है कि 20 दिन में वो जांच पर्याप्त दिशा में जहां पे पहुंचनी चाहिए थी लोगों की जनआकांक्षाओं के अनुसार, वहां ये जांच अभी भी नहीं पहुंचा है। सर, ममता बनर्जी एक वीडियो में कह रही हैं कि मोदी जी अगर बंगाल जला तो बिहार, असम, यूपी समेत देश के कई राज्य जलेंगे, उसमें दिल्ली भी शामिल। इस बयान के क्या कुछ मायने हैं और क्या इसको धमकी के तौर पर देखा जाना चाहिए? देखिए, बंगाल में इसके ऊपर जिस प्रकार से भी राजनीति हो रही है और ममता बनर्जी का जो ये पूरा बयान है, हमें लग रहा है कि जो इस प्रकार के मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। अपने विरोधी प्रतिद्वंदियों को कुछ दूसरे शब्दों के द्वारा भी संबोधित किया जा सकता है। अभी आपको याद होगा दिलीप जी, कुछ समय पहले ही हम लोगों ने देखा था कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कटना बटना इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं का उदाहरण देते हुए भारत को उन्होंने यहाँ पे कहा था। या फिर इसके पहले अगर हम लोग देखें कि महिला सुरक्षा के मामले को लेकर कितने गंभीर है हमारे राजनीतिक दल। असम में देखिए, असम में विपक्षी दलों ने जो है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर जो है ढींग जिले में एक मामला जो है कि बलात्कार का वहां पे दर्ज हुआ है, गैंगरेप का संभवतः मामला दर्ज हुआ है वहां पे। और उसमें एक पुरुष जो है कि वो उसमें मुस्लिम है, उसको लेके जो वहां के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि असम को कहीं से भी मियाँ की धरती नहीं बनने दी जाएगी। बड़ा ही और उस कहीं न कहीं महिला अपराध को आप देखिए, घटना महिला अपराध की घट रही है दिलीप जी, और उस महिला अपराध के घटनाक्रम से फिर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें की जा रही है। तो अब
ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे ममता बनर्जी ने भी जो पूरा बयान दिया है, वो इस पूरे प्रकरण में बयानबाजियां इस रूप में नहीं होने चाहिए। और जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए बड़े बड़े पदधारी इस प्रकार के बयान देते हैं, तो फिर जनता को मूलतः क्या संकेत जाता है? वो संकेत सही नहीं जाता है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीति अच्छी चीज है, लेकिन जब चयनात्मक किस्म की राजनीति होती है, कि अगर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, इसमें कहीं से भी चयनात्मक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में कोई घटनाक्रम हुए, वो भी काफी जघन्य है। तो अगर पुणे में बदलापुर की घटनाक्रम, वहां पे अगर नाबालिगों के साथ यौन शोषण की घटनाक्रम हो रही है, वो भी काफी गंभीर है। तो गंभीरता के स्केल पे राज्य के अनुसार अंतर नहीं करना चाहिए कि वहां पे हमारी सरकार है, वहां पे आपकी सरकार है। भारत में पूरा मामला इसी जगह पे फंसता है। फिर उसके बाद जो राजनीति होती है, और राजनीति जब हीटअप होती है, तो फिर इस प्रकार की जलने और जलाने वाली बातें शुरू हो जाती है, जो एक सही बयान में उसे नहीं मानता हूँ दिलीप। सर, घटना के 2 दिन बाद ही ममता बनर्जी ने अपने ही सरकार के विरुद्ध पैदल मार्च निकाला था। लेकिन अब जब भाजपा और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि लोकतंत्र में प्रदर्शन और मांग रखने की तो लोगों का अधिकार है ही। देखिए, अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करें, भारत एक संविधान से चलने वाला देश है ये, और ऐसे स्थिति में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लोगों के जो है कि वो फंडामेंटल राइट में शामिल है। अनुच्छेद 19(1)(a) अगर वो हम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 19(1)(2) वो हमें एक तरह से क्या प्रदान करता है? वो प्रदान करता है एक अनुच्छेद 19(1)(b) कि हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन अगर शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, तो उसकी अनुमति प्रत्येक को दी जानी चाहिए। अगर ममता बनर्जी भी कर रही थी, तो वो उनको भी अधिकार था, बाकी दूसरे विपक्षी दल भी कर रहे हैं, उन्हें भी वो अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए इस जगह पे चाहे पुलिस हो, चाहे प्रदर्शनकारी हो, दोनों को अपने सीमाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन वो पालन करते हुए कहीं कहीं लोग टूट रहे हैं उस जगह पे। प्रदर्शनकारी भी आक्रोश में आके कहीं कहीं वो देख रहे हैं कि पुलिस के ऊपर वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और पुलिस भी जो उसको भी जो धैर्य रखना चाहिए, उस धैर्य का पालन पुलिस भी नहीं कर पा रही है। तो धरना प्रदर्शन के बीच में जो एक सीमा रेखा होना चाहिए, हमें लग रहा है कुछ सीमा रेखा का उल्लंघन होता हुआ देख रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, और उस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का सबों को जो है कि सभी कोई उसका प्रयोग कर सकते हैं दिलीप जी। सर, राष्ट्रपति का एक ट्वीट आता है जिसमें वो एक लेख लिखती हैं और वो बोलती हैं कि बस बहुत हुआ। तो इसके क्या कुछ मायने हैं, या क्या यह सिर्फ कोलकाता के लिए था या पूरे देश के लिए था? क्या इसको बंगाल में राष्ट्रपति शासन के आसार के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए दिलीप जी, काफी अच्छा प्रश्न है आपका ये। राष्ट्रपति महोदया ने जो ये पूरा जो टिप्पणी की है, हालांकि वो महिला राष्ट्रपति हैं, और इस पूरे प्रकरण पे उनसे इस बयान की अपेक्षा भी की जा रही थी, और काफी भावुक किस्म का उनका बयान भी है। लेकिन कहीं कहीं उनका पूरा बयान जो है वो केंद्रित कोलकाता पे हो जा रहा है। हालांकि अगर उसके संदर्भ पूरे देश के लिए, पूरे देश के संदर्भ में उन्होंने कहा है, अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, तब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिन शब्दों में, जिन पंक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे जैसे इंगित किया गया है एक जगह को, वो कहीं कहीं कोलकाता इंगित करता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी आप देखेंगे कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में, वहां पे 19 अगस्त के आसपास ही वहां पे एक रेजिडेंट डॉक्टर ने जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है कि लिखा, और उन्होंने बड़ी चिंता प्रकट की उस महिला डॉक्टर ने वहां पे, कि उनके साथ जो है कि मर्डर भी हो सकता है, रेप की घटना भी हो सकती है। तो पुलिस के पास वो जानकारी भी पहुंची, वो मामला पुलिस के पास भी पहुंचा, लेकिन अभी तक वो महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ दिलीप जी कि एक जगह कोई घटना घट रही है या घटने की संभावनाएं बन रही है, तो अब सोचिए कि जिस माहौल में अभी कोलकाता को लेकर तमाम धरना प्रदर्शन, तमाम हॉस्पिटल, तमाम देश भर के डॉक्टर सामने में आए, उस बीच में भी किसी दूसरे हॉस्पिटल से इस प्रकार की खबर आती है, और वहां पे जिन डॉक्टरों पे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, पुरुष डॉक्टरों के ऊपर, उनके ऊपर फिर पुलिस की कार्रवाई जिस रूप में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे नियम कानून सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन अब बात क्या हो जाती है यहाँ पे कि पुलिस उस रूप में रिस्पॉन्स नहीं करती, और पुलिस रिस्पॉन्स इसलिए नहीं करती कि उनके ऊपर दबाव बनाने के तरीके अलग होते हैं। बीजेपी के लोग राजस्थान को लेकर दबाव नहीं बनाएंगे, बीजेपी के लोग महाराष्ट्र को लेकर दबाव नहीं बनाएंगे, और
विपक्ष का ध्यान जो है कि वो बीजेपी शासित राज्यों पे होगा, तो इसलिए इसे दलगत भावनाओं से बिल्कुल हटा के जब तक इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, फिर इन समस्याओं का समाधान बड़ा मुश्किल होगा। अब आपका जो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या एक राष्ट्रपति शासन की तरफ पश्चिम बंगाल जो है कि अग्रसर है। देखिए, राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में उसका प्रावधान है, जो कि संवैधानिक तंत्र के विफलता आधार पर होता है। अब अगर हम लोग अलग अलग मापदंडों को ले, महिला सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों को अगर लेते हैं हम लोग, तो महिला सुरक्षा अगर जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं दिलीप जी, उसमें अगर हम लोग देखें कि वो महिला अपराध की गिनती एक वो करते हैं प्रति लाख आबादी के हिसाब से, तो इसमें 2022 के वो आंकड़े उपलब्ध हैं। हरियाणा में प्रति 1 लाख के ऊपर जो है महिला अपराध के 118 मामले दर्ज होते हैं। तेलंगाना में वो प्रति 1 लाख पे 117 मामला दर्ज होते हैं। राजस्थान में 115, उड़ीसा में 103, केरल में 82, पश्चिम बंगाल में 72। ये महिला अपराध के प्रति लाख के हिसाब से दर हैं वो। अब अगर हम लोग महानगरों की दृष्टि से देखें कि महानगरों में क्या स्थिति है, तो जयपुर में अगर प्रति 1 लाख की आबादी से जो आंकड़े महिलाओं के विरुद्ध दर्ज हो रहे हैं, तो उस दृष्टि से जयपुर जो है कि वो 293 पे आंकड़े पे है। दिल्ली 186, नागपुर 103, बेंगलुरु 96, मुंबई 72, कोलकाता 27। और कोलकाता से बेहतर अगर 4 महानगरों में लें तो चेन्नई वो 17 के आंकड़े पे खड़ा है। यानी 4 महानगरों में चेन्नई का प्रदर्शन सबसे बेहतर दिख रहा है हम लोगों को, उसके बाद सेकंड प्रदर्शन कोलकाता का बेहतर दिख रहा है। तो क्या इस एक घटनाक्रम को संपूर्ण संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में देखा जा सकता है? 1994 में बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या 356 लगाने के क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, उसको बड़ा विस्तार से जो है कि उल्लेखित किया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम गाइडलाइन है दिलीप जी, उसके अनुसार कहीं से भी ये मामला राष्ट्रपति शासन के लिए उपयुक्त मामला नहीं बनता। अगर चूंकि मैंने दो आंकड़े रखे हैं यहाँ पे, अगर राष्ट्रपति शासन के लिए अगर पश्चिम बंगाल उपयुक्त है, फिर हरियाणा भी उपयुक्त है, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, ये तमाम राज्य जो है कि राष्ट्रपति शासन की दृष्टि से पूरे आंकड़ों की दृष्टि से उपयुक्त हो जाते हैं। और अगर शहर वाइज भी अगर आप देखें तब तो फिर मुंबई वगैरह की स्थिति कोलकाता से भी खराब है, बेंगलुरु की भी स्थिति खराब है, नागपुर की स्थिति भी खराब है। एक घटनाक्रम के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय अगर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति इस प्रकार से कोई निर्णय, क्योंकि राज्यपाल देते हैं, वो अनुशंसा करते हैं, वो एक तरह से पूरे संपूर्ण मामले में भारत में संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रपति की भूमिका तो उसमें जो है कि केवल वो अनुशंसात्मक भूमिका है। मुख्य रूप से यह निर्णय गृह मंत्रालय को लेना है। तो ऐसे दृष्टि में अगर गृह मंत्रालय इस प्रकार का कोई निर्णय लेता भी है राष्ट्रपति शासन लगाने पर, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया भी जाता है, तो मुझे दिख रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अगर उसे चुनौती दी जाएगी तो वो राष्ट्रपति शासन जो है कि वहां पे रह नहीं पाएगा। तो एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगने की कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन जो आधार दिख रहे हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के, वो आधार पर्याप्त नहीं है दिलीप जी। सर, पश्चिम बंगाल में आगे के वक्त को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव है, इस घटना के जरिए राजनीति रंग देकर वोटरों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये सवाल तो काफी गंभीर है। पश्चिम बंगाल में जो पूरा ये घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, महिला सुरक्षा का मामला है, लेकिन इस महिला सुरक्षा के मामले का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है इस पूरे प्रकरण का, अभी हम लोगों को याद है उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का पूरा मामला था, क्या उसको न्याय मिल पाया? देश भर में इस प्रकार की घटनाएं आप अगर हम लोग आंख मूंद के देखें तो कांग्रेस शासित राज्य, बीजेपी शासित राज्य, क्षेत्रीय दल जितने हैं, हर जगह ये घटनाएं घट रही हैं। और उसके ऊपर जो अंकुश लगना चाहिए था, जो हम लोगों को उम्मीदें थी निर्भया के घटनाक्रम के बाद 2013 से भी अगर सोच के देखें तो हम लोग 11 वर्ष अब आगे बढ़ चुके हैं। कानून काफी कठोर हो चुके हैं, लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि कानून को और कठोर किया जाए। तो ये पूरा घटनाक्रम महिला सुरक्षा प्राथमिक दृष्टि पे दिख रहा है दिलीप जी, लेकिन मूल मामला जो आपने प्रश्न किया कि अब जो है कि पश्चिम बंगाल में वो धीरे धीरे अब चुनाव की तरफ अग्रसर होगा। 2026 में वहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं न कहीं इसका जो राजनीतिक घटनाक्रम दिखा रहा है वहां पे, वो चुनावी घटनाक्रम और चुनावी वोटर्स को साधने के प्रकरण में ही किया जा रहा है। एक तरफ कोशिशें हो रही है कि ममता बनर्जी के सरकार के छवि को किस प्रकार से उसको पूरा खराब किया जाए। शुरुआती स्थिति में सरकार ने जो कदम उठाए हैं उस कारण से ममता बनर्जी इस पूरे प्रकरण में घिरती भी दिखी, लेकिन जब आगे की स्थिति में जब सीबीआई ने पूरे मामले को ले लिया आज के समय में, तो फिर अब
सवाल सीबीआई के ऊपर भी उठ रहे हैं। और हम लोग अगर सीबीआई के इतिहास को भी देखें अगर, कि वो इस प्रकार के मामलों में न्याय देने में कितनी सफल रही है, कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों को सीबीआई का भी नहीं दिख रहा है हम लोगों को। इसलिए उसकी जांच की धीमी गति भी जो है वो आश्चर्यजनक नहीं है। सीबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड से मिलती जुलती हुई गति है उसकी। तो यहाँ पे महिला न्याय अंततः आप देखेंगे कि वो एक तरह से सेकेंडरी हो जाएगा, और वहां पे जो चीजें राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से आगे चल रही है वो प्राथमिक होगी। इसमें दुखद चीज ये है कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं वो चुनाव अन्य प्रदेशों की तरह शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो पाते हैं। वो चुनाव कहीं न कहीं वहां पे रक्त रंजित किस्म से वो खूनी चुनाव की तरफ पश्चिम बंगाल अग्रसर हो जाता है। वहां पे अभी से ही जिस तरह से हिटअप का पूरा वातावरण है राजनीतिक दलों के बीच में, जिस तरह से संघर्ष की स्थितियां नजर आ रही हैं, वो पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के तरफ के अच्छे संकेत तो वो नहीं दे रहे हैं। इस दृष्टि से हमें लग रहा है कि तमाम राजनीतिक दलों को भी राजनीति करनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोकतंत्र में लॉजिकल किस्म वो आरोप प्रत्यारोप करें, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। और अगर इस प्रकार से काफी ज्यादा हिंसा उत्पन्न किया जाएगा तो फिर वैसे स्थिति में पश्चिम बंगाल का पूर्व से ही हम लोग देख रहे हैं कि हिंसा के साथ चुनाव संपन्न हो रहे हैं। उस हिंसा में थोड़ी बहुत कमी जरूर हम लोगों को हाल फिलहाल में दिखी है। तो अगर इस घटनाक्रम से तो फिर ये भी चीजें नजर आ रही है कि जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे क्या वो शांतिपूर्ण ढंग से होंगे भी या नहीं होंगे, ये एक बड़े दुखद स्थिति होगी। तो लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो, ये एक बड़ी आवश्यक चीज है। तो जो आपका सवाल था कि क्या ये विधानसभा चुनाव से प्रेरित है, मैं मानता हूं कि बिल्कुल ये विधानसभा चुनाव से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है, और टीएमसी जो है कि अगर हम लोग लोकसभा चुनाव में भी देख रहे हैं तो उसकी जड़ें भी काफी गहरी है और उसने भारतीय जनता पार्टी की सीटों को घटाया भी है। तो इसलिए बीजेपी अपने ढंग से काफी ज्यादा आक्रामक है इस मामले को लेकर, क्योंकि बीजेपी के दोहरे मापदंड भी दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी की कमियां अपने जगह पे जरूर हैं, लेकिन अगर इस घटनाक्रम और पुणे के बदलापुर के घटनाक्रम को ही तो अगर हम लोग मानक मान के देखें तो यहाँ पे वो जितना ज्यादा उत्साहित है इस मामले पे महिला के अपराध को लेके, उसी तरह से अपने ही राज्य के मामलों में फिर वो उत्साह कायम नहीं होता है। तो ये जो स्थितियां हैं वो कहीं कहीं विधानसभा चुनाव की तरफ ही संकेत करते हुए दिखाई देती हैं। दिलीप जी सर, ममता बनर्जी ने जो भड़काऊ बयान दिया था उसके मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो सर क्या उनकी क्या कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, मैंने आपको मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि इस तरह के भड़काऊ बयान पे एक प्राथमिकी संभवतः आज ही दर्ज हुई है असम में भी, और एक प्राथमिकी दिल्ली में दर्ज हो रही है। तो वो वहां पे असम का घटनाक्रम का मैंने पहले ही बताया कि वहां पे तथाकथित जो है कि वो गैंगरेप या रेप की घटना घटी, जिसके ऊपर गैंगरेप की घटना का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें कि उसमें मुस्लिम के ऊपर भी आरोप था। बहुत ही भड़काऊ किस्म का बयान जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा का रहा है। वो यहाँ पे ममता बनर्जी का भी ये बयान है। ये तो इस प्रकार के बयान आने नहीं चाहिए दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए या चाहे वो टीएमसी की तरफ से आए। लोकतंत्र में मामलों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, लेकिन जो ये स्थितियां हैं वो कहीं कहीं एक गलत संकेत करती हैं। तो अब इसका क्या, ऐसे स्थिति में जो एक केस दर्ज हुआ है उसको न्यायालय किस रूप में देखता है उसे देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी के स्पष्टीकरण किस रूप में होते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने अपने बयान पे कुछ स्पष्टीकरण दिया भी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उन्होंने किसी भी रूप में आंदोलन को बुरा नहीं कहा है जो आंदोलन वहां पे लोग कर रहे थे, और उनके तमाम आरोप जो है वो बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए ममता बनर्जी के स्पष्टीकरण क्या है उसे भी देखना पड़ेगा। मोटे तौर पर अभी जो उनका स्टैंड दिखाई दे रहा है और वो जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो ये दे रही है कि बीजेपी एक तरह से यहाँ के माहौल को खराब कर रही है। हम ये सारा चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि वो सीधे सीधे चुनाव के मैदान में आए, वो पर्दे के पीछे से माहौल बिगाड़ के अलग अलग इलेक्शन फंडिंग के माध्यम से, तमाम दूसरों के माध्यम से माहौल ना बिगाड़े। तो ये उनका एक मोटे तौर पर स्पष्टीकरण चल रहा है। तो जब ये मामला न्यायालय में चलेगा, एफआईआर दर्ज होने के बाद चीजें चलेंगी, तो देखना पड़ेगा कि उसमें और भी टीएमसी से या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं वहां पे रखी जाती है। बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी।